बीते 25 वर्षों की ओर हम देखें तो राज्य के 5 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं और इन पर क्या कुछ किया जाना चाहिए? आपने जो प्रश्न पूछा है वही आधा उत्तर है। उसमें बस जरा बेरोजगारी और जोड़ लीजिए, क्योंकि पलायन बेरोजगारी का और उसका ऑफशूट है। नशा पहले कहीं देहरादून में कहीं इतर बितर सुनाई देता था, अब नशा गांव-गांव में पहुंच गया है। यदि मान लिया कल हमारा बेटा गांव में जा करके पशुपालन करना चाहे तो वो उसके गाय के चराने के लिए जमीन नहीं रहेगी, सब घेर लिया लोगों ने। भूमि बंदोबस्त इन 25 वर्षों में क्यों नहीं हो पा रहा? मैं चाहता था भूमि बंदोबस्त करवाऊं, मगर मेरे पास समय इतना कम था कि मैं शुरू भी करता तो हैफेजट हो जाता। आज मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है इस बात का। आपके समय में भी तो आपके पास भी तो मौका था, आपने गैरसैंण को तब क्यों नहीं डिक्लेयर किया? जब मैंने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम स्टार्ट किया, उससे पहले गैरसैंण में यदि 20 लोग चले जाएं तो वो कहाँ रह सकते हैं, उसकी समस्या हो जाती थी। मैं उसको कम से कम 2000 तक खींच करके ले गया। लोगों का कसूर नहीं है। लोग तो आपको वोट देते थे, आपके जो साथी थे ना वो सब भाग गए बीजेपी। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाइयों मैं तुमको मुफ्त का राशन दे रहा हूँ और हरीश रावत तुमको जो है जुम्मे का नमाज अदा करने की छुट्टी दे रहा है, अब ये तो हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है और दैट टू ये अपर कास्ट डोमिनेटेड स्टेट, तो यहाँ जो है उसका इफेक्ट बड़ा ज़बरदस्त पड़ा। उसमें ये राजधानी फाधानी सब चीज़ गौण हो गई। आपको क्या लगता है कि राज्य को पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए किस दिशा में और किस तरह काम करना चाहिए? अगर हाईकमान कहेगा कि आप चुनाव लड़ें तो आप लड़ेंगे? हाँ, कोई चुनाव लड़ने का मेरा कोई सवाल पैदा नहीं होता। उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत वो नाम है जो पहाड़ की मिट्टी, मुद्दे और मिजाज तीनों से जुड़े हैं। एक तरफ राज्य के कद्दावर नेता तो दूसरी तरफ अपनी बात सहज और सरलता से कहने वाले। उत्तराखंड अब 25 वर्ष का हो चुका है। आज हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से राज्य के सफर, संघर्ष और सपनों पर। चौखंबा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हरीश जी, उत्तराखंड को बने 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम देखें तो हर साल ही आपदा, पलायन, बेरोजगारी, भू आंदोलन जैसे मुद्दे सामने आते रहते हैं और बहुत तीव्रता के साथ सामने आ रहे हैं। आपकी नज़र में इन बीते 25 वर्षों की ओर हम देखें तो राज्य के 5 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं और इन पर क्या कुछ किया जाना चाहिए? पहली बात तो मैं, क्योंकि आपने 25 वर्ष कहा, रजत जयंती वर्ष है, तो आपके साथ लोगों को इस दिवस की, इस अवसर की बहुत बधाई देता हूँ और आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आपने राज्य के सामने जो गहरे सवाल हैं वो खुद ही आइडेंटिफाई कर दिया। आपने जो प्रश्न पूछा है वही आधा उत्तर है। उसमें बस जरा बेरोजगारी और जोड़ लीजिए, क्योंकि पलायन बेरोजगारी का और उसका ऑफशूट है। और बाकी अब इसके बाद इसमें 2 चीज़ें और मैं जोड़ दूंगा। जो आपने कहा, आपने पलायन के साथ बेरोजगारी है, बेरोजगारी के साथ आपने आपदा की बात कही, आपने भू कानून के संघर्ष की बात कही, और उसके साथ 2 चीज़ें मैं और जोड़ूंगा। एक, नशा पहले कहीं देहरादून में कहीं इतर बितर सुनाई देता था, अब नशा गांव-गांव में पहुंच गया है, बल्कि ये वाला तो है ही है और इसके साथ वो पुड़िया वाला जो पहुंच गया है उसने बहुत खतरनाक स्थिति खड़ी कर दी है। इस पर अभी खुल के बहुत चर्चा नहीं हो रही। मतलब आप ये समझिए कि उत्तरकाशी से आगे, पिथौरागढ़ से आगे तक पहुंच गया है। अब ये चिंता का विषय है, ये बड़ी चिंता है। दूसरा,
महिला अपराध हमारे राज्य में बहुत कम था। उत्पीड़न जो था, दबाव, वो सब चीज़ें हैं थी, लेकिन एज सच जो है इस पैमाने पर जैसे आज महिलाओं के साथ बलात्कार और दूसरी चीज़ों की बात आ रही है, दूर दूर के उसमें आ रही है, और उसमें पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, अंकिता वाले से लेकर के आज तक जो आ रही है, वो एक और चिंता का विषय है। वो और चिंता का विषय, क्योंकि ये ऐसे घुन हैं, ये ऐसे रोग लग गए हैं कि जो इस राज्य की जड़ों को और जिस आकांक्षा से राज्य बनाया उसको खा रहे हैं। तो हमको इनका समाधान निकालना है पहले। जो आगे का संकल्प है, हम बड़ी बातें, पॉलिटिशियन हैं हम लोग, अब राजनीतिक दल के रूप में सब कहते हैं, सरकारें भी बहुत अपनी पॉलिसिंग के लिए बहुत कहती हैं, लेकिन पहले ये तो करें कि जड़ तो बच जाए, बुनियाद तो बच जाए। तो हमको पलायन का समाधान निकालना है, पलायन को नियंत्रित करना है, फिर रिवर्स पलायन की बात करनी है। हमको गांव किस तरीके से रोजगार का प्लान बनाना पड़ेगा। आप केवल सरकारी नौकरियों से और दूसरों से काम नहीं चला सकते। कितना प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां आएंगी, कितना खेती भी निकलेंगे, कितना पर्यावरण से निकालेंगे, कैसे कहाँ हस्तशिल्प से कितना रोजगार पैदा करेंगे, उसका एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे अभी आपने भू कानून की बात कही, ये राज्य के तो ऐसे विवेकशील लोग थे हमारे, जिन्होंने 2004 में ही 3 में भू कानून बनाया। कहा पहले 500-250 मीटर कर रहे थे, और फिर जब वो विजय बहुगुणा जी और दूसरे लोगों ने दबाव डाला तो उसको 500 मीटर कर दिया। लेकिन खंडूरी जी आए तो उन्होंने उसको फिर 250 कर दिया कि भाई 250 मीटर से ज़्यादा। अब 2018 में जब हम 18 साल के वयस्क हुए, तो वयस्क राज्य के वयस्क मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अब जो जितना चाहता है उतना खरीदे। यहाँ उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीलिंग है, और उत्तराखंड के अंदर नो सीलिंग, जबकि कई बार संशोधन भी हाँ, हुए। अब आज स्थिति ये है, दूर दराज के एरियाज में भी जितनी प्राइम लैंड थी, सब किसने खरीद ली, कौन ले गया। मुख्यमंत्री डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, ये तो हर गांव का डेमोग्राफी बदल गई है। और देहरादून के अगल बगल तो स्थिति ये है कि यहाँ के गांव का कोई पुराना निवासी अब ग्राम प्रधान तक नहीं चुना जा सकता है, क्योंकि सब आकर के सब मिक्स पॉपुलेशन इस तरीके से सब चारों तरफ बन गई है। और ये स्थिति यही नहीं हो रही है, ये दूर दराज के एरियाज़ के अंदर भी हो रही है, इसलिए भू कानून वाली बात बढ़ रही है। अब क्या है, आज हमारे सामने एक कठिन चुनौती आ गई है। इसमें एआई की चुनौती का भी कारण है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वेजन के कारण भी है, वो भी एक फैक्टर है। मगर सबसे बड़ा फैक्टर तो यह है कि हमने जो ज़मीन बेच दी है, जब ज़मीन गई तो परिवेश गया तो संस्कृति गई। तो ये महान गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, रंग, गंगोली, ये संस्कृति कैसे रहेगी, ये एक और खतरा पैदा हो गया, छठा खतरा है। तो ये सब बातें हैं। 25 वर्ष की जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इन बातों पर हमको नज़र डालनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मगर सामूहिक प्रयास, सामूहिक समझ, मिलीजुली समझ हमको बनानी पड़ेगी और उस पर अमल करना पड़ेगा। नहीं,
सर जो त्रिवेंद्र सरकार ने जो ये भूमि का वो जो कानून बनाया था, का सीलिंग की वो कैप हटा दिया था, तो उसमें एक प्रावधान उनका ये कहना था कि निवेश नहीं आएगा, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो निवेश कहाँ से आएगा, इससे पहाड़ों में निवेश होगा। फिर ये भी प्रावधान था कि 2 साल के अंदर अंदर उनको कंस्ट्रक्शन करना होगा, जो निवेश करेंगे, जो लैंड लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेरी सुभाष कुमार समिति जो बात हुई थी, तो सुभाष कुमार जी से बात हुई थी, तो उन्होंने भी स्वीकार किया था कि एक तो अगर किसी को क्रशर बनाना है उसे 10 एकड़ चाहिए, उसने 100 एकड़ ले ली, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं। तो अब वो कैसे, मतलब इतना तो निवेश हुआ नहीं ना, तो ये कैसे ली ही नहीं ली, ले ली होती तो अलग बात थी, घेर लिया बिल्कुल। ग्राम समाज की जमीन हमारे गौचर फंड का घेर दी जी। यदि मान लिया कल हमारा बेटा गांव में जा करके पशुपालन करना चाहे तो वो उसके गाय के चराने के लिए जमीन ही नहीं रहेगी, चारागाह नहीं, सब घेर लिया लोगों ने। और जब हम ज़मीनों की बात कर रहे हैं तो एक जो अगर जिसे हम आजीविका से भी जोड़ें, पर्वतीय समुदाय के जहाँ पर हम रह रहे होते हैं, भूमि बंदोबस्त, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हर समस्या की जड़ में अगर जो पलायन, रिवर्स माइग्रेशन करके कोई काम भी अपने गांव में करना चाहता है वो नहीं कर पाता, क्योंकि उनके खेत बिखरे हुए हैं, छोटे छोटे खेत हैं। ये भूमि बंदोबस्त इन 25 वर्षों में क्यों नहीं हो पाया? इस पर आऊँगा मैं। जो अभी निवेश की बात कही, अब उत्तराखंड में दोनों बार जो निवेश इन्वेस्ट समिट हुआ है यहाँ, उनमें जितना इन्वेस्टमेंट आ गया है, स्वीकृत हो गया है, एमओयू हो गए हैं, एमओयू तो छोड़ दीजिए, जितना स्वीकृत हो गया है, यदि उसको जोड़ दिया जाए सबको तो हमारे क्षेत्रफल से ज़्यादा हो गया है। मगर धरती से ज़्यादा हो गया है, धरती पर कागज में उससे हो गया है, लेकिन धरती पर आप जाकर के देख लीजिए, केवल कुछ जो है ये सोलर वो जरूर लगे हैं। अब यहाँ मैं ज़रा सा आई हैव ए डिफरेंट व्यू, कंप्लीटली डिफरेंट व्यू, और दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मेरे समय में मैंने सोलर प्लांट लगाने के लिए हमने 300 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन दी, और आप जब भगवानपुर से निकलेंगे आगे की तरफ को, झबरेड़ा की तरफ को, तो आपको हमारा वो कृष्ण दिखाई देगा। मैंने ये भी प्लान किया कि नंबर 2 में हम नहरों के दोनों तरफ उसमें करेंगे, नदियों के खेपों में भी करेंगे। लेकिन जब मैंने वो किया तो मैंने लग गया, वो लगने के बाद जो है मैं गया, मैंने कहा, जब आया कि साहब इतना रिटर्न आना शुरू हो गया है, तो मैं वहाँ गया, तो जा करके मैंने देखा, मैंने कहा भाई कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ, तो पता चला कि टोटल प्रोजेक्ट में 11 लोग काम कर रहे हैं, वो भी धूल झाड़ने का जी। और वो भी कोई हमारे पूर्व के बाहर के भाई आए थे, उनको धूल झाड़ने के नौकरी पर लगा दिया, एक आदमी को चौकीदार लगाया था स्थानीय जो है। ओहो, मैंने कहा हरीश तुमने इतनी कीमती ज़मीन इनको दे दी? तो मैंने उसके बाद उसको मैंने कहा स्टॉप हियर नाउ, रुको। और मैंने उसके बाद कहा, मैंने कहा नहीं, हम ग्रीन एनर्जी ज़रूर पैदा करेंगे, मगर अब केवल अपने छत में करेंगे, अपनी बाड़ी में करेंगे, अपने अगल बगल करेंगे। और 200 मैंने वेंडर्स को तैयार किया इसके लिए, उनको मैंने कहा तुम ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दी, और ये कहा कि 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट 15 किलोवाट तक आप पैदा करोगे तो तुमको जो है 50-1 हज़ार रुपये की इनकम हो जाएगी। तो ताकि घर के नज़दीक बिजली भी मिल जाए, इनकम भी हो जाए। और उसको मैंने टाइप करवाया यूपीसीएल के साथ। मैंने कहा भाई तुम इनका प्लांट लगाने में मदद करोगे ताकि इनको कुछ लगाना न पड़े, सिर्फ ये जो ज़मीन और जगह का कंट्रीब्यूशन है वही काफ़ी है, और उससे इनको इनकम हो जाए। हाँ, ताकि मैं सेंटर से भी कह सकूँ ओके सर आई एम फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शन, और साथ साथ मैंने कहा ज़मीन बचा सकूँ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बड़ा डाइसी इन्वेस्टमेंट है।
दैट्स इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ। आपने बड़ा, बल्कि यहाँ आप मुझको ब्लेम भी कर सकती हैं आपके कि टाइम मैंने पे ही हुआ था मैं चकबंदी मैं वाला। मैं मैंने 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 क्यों नहीं जी भू कानून, मैंने आधा किया। मैं 2 काम तो कर गया। एक तो पर्वतीय क्षेत्रों की भूमि चकबंदी का कानून बना दिया विधानसभा में, रूल्स भी बना दिए। दूसरा मैंने नियम बना दिए इस बात के कि आप मान लिया आप मैं आपकी ज़मीन को साझा वो उस पर ले लूँ, पट्टे पर ले लूँ जी। और कंसोलिडेट वो बना लूँ, एक वो बना करके अपनी Cluster type। हाँ क्लस्टर टाइप डेवलप कर लूँ, 2-3 लोग। तो लीजिंग पॉलिसी भी बनाई मैंने, वो बना करके मैं गया, वो मैंने बना दी। लेकिन बल्कि implement तो हुआ नहीं वो ना सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। अब वो बनाई हमने। जी। वो बनाने के बाद जो है मेरे मन में था कि मैं भूमि बंदोबस्त करवाऊँ, क्योंकि हमारे वहाँ 1961 में भूमि बंदोबस्त हुआ था। हाँ, उसके बाद हाँ, वही नहीं। तो मैं चाहता था भूमि बंदोबस्त करवाऊँ, मगर मेरे पास समय इतना कम था कि मैं शुरू भी करता तो हैफेजट हो जाता। तो मुझे भूमि बंदोबस्त वाला काम, मैंने कहा यदि आ गया लौट करके तो इसको 2017 में, जैसे गैरसैंण मैंने 2000 बिल्डिंग वहाँ राजधानी वाला जो है वो मैंने 2017 में लौट आने के बाद में डाल दिया, और जिले निर्माण वाला उसी तरीके से मैंने भूमि बंदोबस्त भी डाल दिया। आज मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है इस बात का कि मैं ये तीनों पर बोल्ड निर्णय नहीं ले पाया। नहीं, मुझको ये लगा कि लोग कहेंगे कि कर तो गया नहीं और खाली कागजी काम कर गया। तो मैं इसलिए मैंने शुरुआतें की, मगर वो शुरुआतें परवान नहीं चढ़ पाई। अब आपने जैसे अभी कहा ना, वो लीजिंग पॉलिसी जो हमने बनाई, बल्कि गर्ब्याल थे हमारे सेक्रेटरी, उन्होंने बनाई, बेचारे बड़ी मेहनत करके बनाई, और ये संतोष बड़ोनी जी आदि ये सब लोग थे इस काम में, तो बड़ी अच्छी बनाई इन्होंने। लेकिन अब उसके बाद हम नहीं रहे, तो जो आए, जब उन्होंने उसका लाभ ही नहीं उठाना चाहा तो कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। अच्छा सर, एक जो अब आप नए सिरे से गैरसैंण की बात कर रहे हैं कि गैरसैंण राजधानी, अस्थायी राजधानी की बात कर रहे हैं। आपके समय में भी तो आपके पास भी तो मौका था, आपने गैरसैंण को तब क्यों नहीं डिक्लेयर किया? हाँ, ये अब जिस तरीके की लोग आ रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियाँ आ रही हैं, अब मैं इस पर, पहले तो मैं आई वॉज क्वाइट रिएक्टिव कि मैं कहता नहीं भाई, मुझसे तुम्हें मूर्खता की उम्मीद कैसे कर रहे थे, मुझको तो मोहम्मद बिन तुगलक बनाना चाहते थे, क्योंकि गैरसैंण में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जी। तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड का काम किया। जितना जब आपदा से उभरा और उसके बाद जो है मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लग गया वहाँ गैरसैंण में। विधानसभा भवन बनाया, हेलीपैड बनाए, रोडें बनाई, और गैरसैंण चौखुटिया दोनों के लिए विकास परिषद बनाई, ताकि छोटे छोटे कामों को जो है वो विकास परिषद करवा सके। उसका पृथक बजट बनाया। फिर मैंने गैरसैंण को चारों तरफ से रोड से जोड़ने के लिए रोड और टनल्स के जरिए, जैसे मैदाबंद से जो सड़क नायार के किनारे किनारे आएगी, तो उसको जो है किस तरीके से आदि बद्री के ऊपर लाया जा सके, वो जंगल चट्टी पर लाया जा सके। हाँ, उसके लिए टनल, उसी तरीके से उधर बागेश्वर की तरफ से जो है जो सड़क बना करके उस पर टनल बना करके उसको कैसे महलचौरी लाया जा सके, इस तरीके का। और उधर ऊपर तो 8 सड़कें नदी घाटी से और 8 सड़कें जो है ऊपर टॉप से चारों तरफ से ला करके उनके निर्माण के लिए मैंने गैरसैंण अवस्थापना निर्माण ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया उसका जो है। हाँ, वो ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। उसके अलावा मैंने वहाँ पर एक यूडा नाम की संस्था बनाई हमने, यहाँ अर्बन डेवलपमेंट के उसके लिए, और उनको काम सौंपा। भराड़ीसैंण के चारों तरफ की ज़मीन मैंने नोटिफाई करवा दी ताकि कोई उसकी बिक्री ना हो सके, और उसको उसमें भराड़ीसैंण में टाउनशिप बनाने का काम उनको सौंपा।
मैंने कहा ये टाउनशिप बनाएंगे। सचिवालय के लिए और 500 भवनों के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपया पीएलए में डाला, और दिल्ली में वेबकोर्स कंपनी है भारत सरकार की, उसको ठेका दे दिया, काम दे दिया, और पैसे भी दे दिए उनको, टोकन मनी भी दे दिया, और जो पैसा था वो उसमें डाल दिया उसका। मैंने ये सोचा, मैंने कहा यदि मैं ये राजनीतिक, मुझसे लोगों ने कहा कि भाई चुनाव में फ़ायदा होगा इसका। अब मैंने मन में सोचा, मैंने कहा यदि मैं आज करता हूँ, जैसे करते हलचल हो जाती है, सब अस्थिर हो जाएगा ना। मतलब आप तुगलक नहीं बनना चाहते थे। अब वहाँ ये तो हो, सचिवालय में जो सचिव इत्यादि से चल के कहूँ, सचिव मतलब बस्ता मतलब कागज पत्तर है, कंप्यूटर, दूसरी चीज़ कहीं बैठने की जगह तो हो। मैं मतलब जब मैंने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम स्टार्ट किया, उससे पहले गैरसैंण में यदि 20 लोग चले जाएं हैं तो वो कहाँ रह सकते हैं, उसकी समस्या हो जाती थी। मैं उसको कम से कम 2000 तक खींच करके ले गया, लेकिन 2000 से काम नहीं चल रहा था। वहाँ कम से कम जब राजधानी बनाएंगे तो 10-15 हज़ार लोग तो होने चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है, मान लेते हैं। तो इसलिए मैंने लोगों से कहा उस समय, मैंने कहा भाई देखो, यदि आप चाहते हो तो मुझे 2017 में फिर लाओ, मैं 2020 तक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा, 2021 में जो है राजधानी शिफ्ट कर दूंगा यहाँ, और जो है 22 पे। लोगों का कसूर नहीं है। लोग तो आपको वोट देते हैं, आपके जो साथी थे ना वो सब भाग गए बीजेपी में। उनके भागने ने भी गड़बड़ की, और उनके भागने से ज़्यादा जो है एक झूठ बोला गया, और उस झूठ ने जो उत्तर प्रदेश से ध्रुवीकरण की आंधी चली, प्रधानमंत्री जी ने चलाई वो आंधी, जो है कहा ना कि कब्रिस्तान को के लिए पैसा और शमशान घाट के लिए ठेंगा, और प्रधानमंत्री के मुंह से प्रधानमंत्री ने सीधे कहा कि दिवाली में बिजली नहीं आती और ईद में जो है बिजली की जगमगाहट होती है। तो ये इससे सांप्रदायिकता की एक आंधी चल के आई। उसको यहाँ बढ़ाने के लिए ये कह दिया कि हरीश रावत की सरकार ने जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी कर दी। अब झूठ, अरे भाई छुट्टी हुई होगी तो किसी सरकारी दफ्तर में तो होगी, किसी प्राइमरी स्कूल में होगी, किसी दफ्तर में होगी, किसी जिले के कार्यालय में होगी, किसी अस्पताल में होगी। शुक्रवार का मतलब, जुम्मे का मतलब शुक्रवार को होगी। सरकारी अधिकारियों को, आपकी बहन को हुई होगी, आपके बेटे को उसका लाभ मिला होगा, किसी के पड़ोसी को लाभ मिला होगा। कहीं हुआ नहीं, किसी को वो नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं। आज तक भी उसका नोटिफिकेशन नहीं दिखा पा रहे। मैं कह रहा हूँ गजट नोटिफिकेशन नहीं तो छुट्टी होगी। लेकिन क्योंकि नीचे से ऊपर तक जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाइयों मैं तुमको मुफ्त का राशन दे रहा हूँ और हरीश रावत तुमको जो है जुम्मे का नमाज अदा करने की छुट्टी दे रहा है, तो उससे कंपाउंडेड जो वो ध्रुवीकरण जो है, अब ये तो हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है, और दैट टू ये अपर कास्ट डोमिनेटेड स्टेट, तो यहाँ जो है उसका इफेक्ट बड़ा ज़बरदस्त पड़ा। उसमें ये राजधानी फाधानी सब चीज़ गौण हो गई, लोगों ने कुछ नहीं देखा, दबादब। और वो एक जो जिहाद शब्द है जो लैंड जिहाद तक पहुंच गया। इसीलिए आप प्रधानमंत्री जी से एक क्लू ले करके, क्योंकि 2022 में भी एक झूठ बोला ना, कह दिया ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो अरे भाई हम आप सब जानते हैं हमारा संविधान जो है न किसी को धर्म के आधार पर, मैं ये कहूँ कि मुझे जो है हनुमान चालीसा पढ़ने की या गीता पढ़ने की छूट के लिए छुट्टी दे दी जाए, आज मैं सरकारी अधिकारी हूँ, तो मुझे उसके आधार पर नहीं मिल सकती छुट्टी, क्योंकि हमारा संविधान कानून सम्मत तरीके से ऐसी छुट्टी की इजाज़त नहीं देता है किसी धर्म में, चाहे वो हिंदू के हो, मुसलमान का हो या क्रिश्चियन का हो। उसी तरीके से किसी धर्म के आधार पर नाम पर कोई शिक्षण संस्था या कोई संस्था खड़ी नहीं की जा सकती है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम हॉस्पिटल ये नहीं बना सकते, सरकार के पैसे से नहीं बन सकता है। जो पहले बना
वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी जो है तब बनी जब हम स्वतंत्र नहीं थे। जब हमारा संविधान प्रभावी हो गया तो फिर ये चीज़ बनाने की इजाज़त नहीं है, मगर अब निकाल दिया। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो लोगों ने कहा वाह 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 वाह, और उसमें जो है उन्हें कहा अरे हरीश रावत जैसे कहा फिर देख लेंगे अब है ये करके। तो ये जो ध्रुवीकरण किया इन्होंने, उस ध्रुवीकरण की वजह से ये सवाल जो बुनियादी सवाल हैं, जो आपने चकबंदी वाला और दूसरे सवाल उठाए और जो ये पलायन वाले सवाल उठाए, ये सारी चीज़ें गौण हो गई। हरीश जी, अब हम बात करेंगे राज्य के आजीविका के प्रश्न को लेकर। खेती, बागवानी, पर्यटन, बांध, बहुत सारे ये आजीविका के साधन हैं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए खास तौर पर। लेकिन आजीविका अभी भी एक बड़ा मुद्दा है अगर हम प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से बात करें। आपको क्या लगता है कि राज्य को पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए किस दिशा में और किस तरह काम करना चाहिए? देखिए, मैं 3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री बन करके आया था तो उस समय देवी आपदा से उसके कारण जो है, बल्कि आया जिस समय, उस समय पर कैपिटा जो इनकम थी, जो है औसत इनकम, वो मुझे बताया उन्होंने कहा 63,000 है साहब। और एक महीना जैसे मुख्यमंत्री बना हुआ वो 53 आ गई स्लम करके, क्योंकि वो आपदा के कारण जो है कुछ चीज़ें, इकोनॉमिक गतिविधियां सब स्लम्प हो गई थी। और ये जो विकास दर थी ये 2-2.5% के नीचे माइनस में आ गई थी। बेरोजगारी जो है उस समय करीब 11% या 9.5%, आई एम नॉट श्योर कि मुझे इस समय, अब बहुत समय हो गया ना, तो उस पर थी वार्षिक वृद्धि दर उसकी जो है। हमने कुछ कदम उठाए, छोटे बहुत छोटे मैक्रो लेवल पर, और सैकड़ों कदम उठाए, अलग अलग क्षेत्रों में उठाए, सब क्षेत्रों में। उसका परिणाम 2017 में, जिस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो उस समय पर कैपिटा इनकम 1,73,000 पहुंच गई थी। और जो वार्षिक ये जो जीडीपी ग्रोथ थी ये 11.5% से ऊपर चल रही थी। रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में जो है हम राज्य के देश के अंदर कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पर आ गए थे। अच्छा, दूसरे नंबर पर आ गए थे। और जो बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर थी वो न्यूनतम थी सारे देश के अंदर 1.5%। 1.5%। तो इसका मतलब है इस राज्य के अंदर इतनी पोटेंशियल है, छोटी चीज़ों के साथ जो है आप हर हाथ को काम दे सकते हैं। उसके लिए आप अवसर निकाल सकते हैं उसके लिए। लेकिन अब प्रश्न यह है कि आप निकालें। अब मैं एक छोटा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। PMGSY की सड़कें, उन सड़कों में मग डिस्पोजल वहीं होना है जहाँ है। उन सड़कों में सरफेस बनना है, वो भी रोड के साथ बनना है। पक्का करने का काम होना है, सरफेस के साथ होना है। लेकिन आज क्या हो रहा है, PMGSY की सड़कें अवार्ड हो रही हैं, ठेकेदार को दे दी जा रही हैं। जो भी ठेकेदार है, कई पता नहीं कहाँ के आ रहे हैं, सब जो है वो मशीनें ला रहे हैं और काटा उन्होंने, कोई यही नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ किन पॉइंट को मिलाना है वो दोनों के बीच में जो है उसको मिला दे रहे हैं, काट करके लुढ़का दिया। कहीं ना मग डिस्पोजल हो रहा है और न रोड के सरफेस मेंटेनेंस आदि का काम हो रहा है। इसी के कारण जो है जितनी सड़कें बन रही हैं वो टूट रही हैं, और जो नहीं टूट रही हैं उनमें जो है गड्ढे बन रहे हैं। सब जो है पहले डामरीकरण हो रहा है, 1 साल के बाद ही जो है 6 महीने के अंदर टूट फूट जा रही हैं, गड्ढे बच जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि लोकल जो गैंग रखी जाती थी PWD की, जो PMGSY के अंदर भी रखी जानी चाहिए, वो रखी नहीं जा रही है। गैंगमैन मिले। तो एक ऐसा रोजगार है, हजारों सड़कें जिस राज्य के अंदर ऐसी हों तो उसमें हजारों लोगों के लिए जो है केवल PWD की गैंग में
नौकरी मिल जाएंगी। अब मैं ये जब आप इसको डालेंगे तो कई लोग रिएक्ट करेंगे, वो हमारे बेटे के लिए हरीश रावत गैंग की, अरे गैंग की नहीं कह रहा हूँ, ये है कि आजीविका है एक, वो आजीविका उनको देने के बजाय हमने वो सब ठेकेदार के हवाले कर दी। तो आजीविका के सृजन के लिए सोच चाहिए। आप कैसे उसको सोचते हैं और कैसे उसको ढालते हैं उसी पैसे के अंदर। तो ये अब ऐसा, अब इधर क्या कर रही है बिजली और इनके मामलों में, अब ये जो स्मार्ट मीटर आदि लगा रहे हैं, हमको रोजगार मीटर चाहिए, हमको स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे जितने मैक्रो लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर काम करने वाले लोग थे वो सब खत्म हो जाएंगे। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आएंगी और हो सकता है अडानी जी आ जाएं बिजली कलेक्शन में, जो है, तो अडानी जी ही दे रहे हैं। और वो आ जाएं और उससे हज़ारों लोग जो लाइनमैन से लेके दूसरे छोटे छोटे काम करते थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप पॉलिसी निर्णय क्या कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अकेले हमारा जो सांस्कृतिक संवर्धन का क्षेत्र है उसमें हम हज़ारों रोजगार सृजित कर सकते हैं, हजार। हाँ, हमारे बस आभूषणों का है, आभूषण कितने सुंदर, ये अब हमने सारा अपना वो मार दिए बेचारे सुनार लोग, जो है हमारी कला समाप्त हो गई। अब ये कनिष्का क्या है, सब इनके फेर में पड़ गए और उसके फेर में जो है कम से कम 1 लाख 1.5 लाख लोगों को केवल वस्त्र और आभूषण का उद्योग जो है वो एक गेनफुल बड़ा सक्षम रोजगार दे सकता है, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। हमारे पहले पत्थर कटाई के काम से, चिनाई के काम से मकान जो बनते थे, एवरीथिंग, आज वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी थे और जो है जो धारण क्षमता आदि सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब भी था, क्योंकि वहीं की मिट्टी पत्थर गारे से बनते थे। आज हम बाहर से ईंट इत्यादि सब लेकर के आ रहे हैं, बल्कि उनको बनाने वाले भी भाई जो है सब बाहर ही से आ रहे हैं। मंदिर भी अब हमारा बाहर के लोग बना रहे हैं, तो ये बना दिया। उसमें हज़ारों हाथ हमारे बेरोजगार कर दिए हमने। जो राज्य या जो कम्युनिटी अपने शिल्प को मार देती है, जिस कम्युनिटी ने अपने शिल्पियों को अपने गांव से निकाल करके बाहर कर दिया, तो वो कम्युनिटी कैसे रोजगार की बात करते हैं आप, कहाँ से करेंगे? तो हमको एक बार फिर से अपने को इन्वेंट करना पड़ेगा, अपने चीज़ों को, पुरानी परंपराओं, पुराने संस्कारों, पुरानी जानकारियों, पुरानी संस्कृति, पुराने शिल्प, इन सब के साथ जोड़ना पड़ेगा। लोहार बारूदी से आती, अब सारा नॉर्थ ईस्ट हमारे लोग जो है इतने बारूदी होते थे हमारे, उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। आज हम डलिया बांस की और निगाल की बेच करके भी जो है हम विदेशी मुद्रा कमा रहे होते। हमने सारा वो मैदान नॉर्थ ईस्ट को दे दिया। वहाँ का बैम्बो कल्चर जो है आज वो दुनिया को आकृष्ट करने का काम कर रहा है। हाँ, मैं जल्दी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। इसमें आपका एक सवाल जो है पूरे एक ग्रंथ है। हाँ, एक ग्रंथ है और मेरे पास जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है उसके आधार पर मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन हम अभी बहुत सारी समस्याओं की बात कर रहे थे, आप बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कांग्रेस, जैसे गैरसैंण का मुद्दा है, तो गैरसैंण आपका स्थायी राजधानी का आपका मुद्दा है या कांग्रेस का है? कि मतलब कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं आप कांग्रेस से बहुत नाराज हैं क्या? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, आम जनता नाराज है, वोट नहीं देती। एक बात कह रहा हूँ, जनता के मुद्दे को, जो जनता की आत्मा का मुद्दा हो, यदि आप उससे नहीं जुड़ोगे तो फिर विपक्ष से पक्ष कैसे बन पाओगे? अच्छा, तो विपक्ष से पक्ष बनना है, बाकी किसका मुद्दा है तो भगवान जाने, लेकिन मेरा मुद्दा नहीं है। मैं तो एक चलता मुसाफिर हूँ। तो अब जो गीत पहले गाता रहा तो आज नहीं, अब आज उस गीत को कैसे भूल जाऊं? जो भजन मैं पहले गाता रहा तो वो भजन अब कैसे मैं भूल जाऊं? लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि
वो जनता का मुद्दा है। हम पक्ष से पक्ष होना है तो जनता के मुद्दों को पकड़ना पड़ेगा। मैं बाकी इसमें और कुछ नहीं कह सकता। जी जी। अच्छा, मैं एक और इस मामले में कि और कांग्रेस का इतना और जोड़ देता हूँ, जी। यदि कोई मुझसे मंत्र लेकर के काम करने वाला व्यक्ति होगा तो गैरसैंण के अंदर जितना हवा खड़ा किया जा रहा है, कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा, उसका समाधान वो उतना कुछ नहीं है। जी, मैं उसी मुद्दे पर आप ही की बात को आगे कर रहा हूँ कि जो कांग्रेस का 2027 का रोड मैप होगा, क्या इसमें गैरसैंण एक बड़ा अहम मुद्दा होगा? और दूसरा ये कि जो आपका संगठन है, संगठन आपकी बात कितनी मानता है? क्योंकि संगठन में तो ये है कि आधे से ज़्यादा पे मित्र, आज की डेट में कांग्रेस मित्र विपक्ष कहा जाता है कांग्रेस को। चलिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यह है कि मतलब रोड मैप बता दीजिए आप सत्ता तक पहुंचने एक का। बात है, हम लोग जल्दी जो है एक देखिए, एक नरेटिव और काउंटर नरेटिव, जी वो उनका नरेटिव जिहाद फियाद इत्यादि सब है। तो हमको एक विकास का और जन समस्याओं का, जन भावना का एक नरेटिव तैयार करना पड़ेगा। और वो नरेटिव तैयार करने की मैं छुटपुट कोशिशें करता हूँ। मेरी कोशिश से छुटपुट है, हाँ, ताकि लोगों को अचानक न लगे एक दिन हम अचानक गैरसैंण कहेंगे तो नीचे गांव तक नहीं पहुंचेगा। जी एक दिन अचानक हम कहेंगे कि साहब हम प्रति व्यक्ति न्यूनतम औसत आय डिक्लेयर का फॉर्मूला रखेंगे, तो उसको जब तक हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे तब तक चुनाव ओवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं उन आइडियाज़ को थ्रो करता हूं ताकि उन पर चर्चा हो और जो लोग खूब हलचल होती है। हाँ, जो लोग उस पर अपनी टिप्पणियाँ देते हैं, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। कम से कम वो ये तो उनकी टिप्पणियों के बाद लोग ये तो कहते हैं यार हरीश रावत ने एग्जैक्टली कहा क्या करके। बिल्कुल तो अच्छी बात है, मैं इसको कोई बुरा नहीं समझता, लेकिन मैं वही कहता हूँ जो लोग चाहते हैं। हाँ, मैं वही कहूँगा जो कांग्रेस को विपक्ष से पक्ष में ला सकती है। नहीं तो कांग्रेस सत्ता के सीट तक पहुँचे, दोबारा से उस पे आए, तो क्या हरीश रावत जी दोबारा से मुख्यमंत्री की रेस में होंगे? देखिए, हमारे वहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो राहुल जी तय करते हैं, सोनिया जी तय करेंगी। लेकिन मैं किसी चीज़ का अब आकांक्षी नहीं हूँ। मैं केवल एक चीज़ का आकांक्षी हूँ कि कांग्रेस सत्ता में आए, और इसलिए मैंने अपने लिए भूमिका तय कर ली है। मैंने कहा मैं कोई एक सब ढोल बजाने का काम जो है, पहले किराए पे लेते हैं लोग ढोल, मैं कांग्रेस का जो है बिना किराए वाला ढोलची हूँ, मैं ढोल बजाऊँगा। तो हमारे पास बहुत अच्छे एक चेहरे हैं, मैं चाहता हूँ ये लोग आगे आए, अब ये लोग काम कर रहे हैं। ये अब ऐसा नहीं है ढलती हुई उम्र के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय उभरती उम्र के लोगों को यदि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो आगे हमारी पार्टी को और आगे लेकर के चलने का काम करेंगे। अब ढलती उम्र का आदमी एक बार फिर मुख्यमंत्री हो जाएगा तो दो भूत लग जाएंगे उस पर, उसके साथ एक दिन तो उसको जाना ही जाना है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके सामने 15-20 साल की राजनीति है, तो हो सकता है वो इस राज्य को नई सेब दे दे, वो नई ऊंचाई दे दे। तो मैं चाहता हूँ अब नई ऊंचाई देने वाले लोग आए, वो मुख्यमंत्री बने। नहीं, आप चुनाव, अगर हाईकमान कहेगा कि आप चुनाव लड़ें तो आप लड़ेंगे ना? अब वो कहेंगे भी नहीं। 2022 में कह करके मैं फंस गया उससे। हाँ, कोई चुनाव लड़ने का मेरा कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब लड़ाऊंगा। हाँ, और बहुत कहेंगे, मैं कहूँगा मेरे बच्चे लड़ रहे हो, वो तो मेरी तरफ से लड़ेंगे ना। अब अपना पॉलिटिकल वारिस किसे मानते हैं? वीरेंद्र को या नहीं, किसी को मैंने या आनंद को? मैंने इस तरीके की राजनीति ही नहीं की। यदि इस तरीके की राजनीति की होती तो अभी तक तो ये सबके पीछे कुछ उनको पूंछ लगी होती। बल्कि वो लड़की को भी जो है वो वहाँ काम कर रही थी बहुत दिनों से। हाँ, लेकिन वो हरिद्वार ग्रामीण से 40 साल से कांग्रेस कभी जीती नहीं थी, और वहाँ से किसी ने अप्लाई नहीं किया 2022 में, और उसका फ़ायदा उसने
उनको ले लिया। और जो हमारे प्रभारी इत्यादि थे, इन्होंने सोचा यार हरीश रावत का एक फंस गया, एक इसको यहाँ डाल दो। असल में मेरा बेटा वो बीरेन जो है वो कर रहा था वहाँ काम खानपुर में, और वो खानपुर में लड़ा होता तो खानपुर वो जीत रहा था। आप कैसी से भी पता करवा लीजिए। हाँ, उसकी एक तरफा विक्ट्री हो रही थी। तो ये राजनीति होती है, राजनीति के सब हिकअप्स हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। आनंद संगठनात्मक रूप से काम करने में सक्षम है और उसकी पहचान सब जगह है। हाँ, उसने दैवी आपदा में, केदारनाथ में बहुत अच्छा काम किया, बहुत उसकी टीम ने। और दूसरा क्या है, आप कहीं जाइए, आज की जितनी कांग्रेस है इस समय की, उनमें सब वो लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी आनंद के साथ काम किया। उसने जो संगठन बनाया था, तो उसकी पार्टी उपयोगिता समझेगी तो पार्टी उसका उपयोग करेगी। बाकी मैंने उससे कहा कि ज़रा सा थोड़ा हमारी आइडियाज़ को, हमारी सोच को, हमारी समझ को उत्तराखंड की, भाई तुम उस पर लोगों से चर्चा करो, उस पर बातचीत करो। आखिर जिस धरती में जन्म लिया, तो उस धरती के प्रति चाहे हम कहीं जाएं, कुछ भी करें, तो कुछ होता है। मैंने कहा बेटा कर सकते हो तो ये जो हमारा पितृमातृ ऋण है, इसका वो करो। तो देखो क्या करता है, बाकी तो उसकी अपनी कैपेसिटी में मैं कौन सा है। नहीं, वो डायनामिक है। मैं क्या बिल्कुल, कार्यक्रम के आखिर में हम आ गए हैं, इस बातचीत के आखिर में, और हमने बहुत सारी समस्याओं को लेकर बातचीत की, मुद्दों को लेकर बातचीत की, रोड मैप को लेकर बातचीत की। लेकिन इन 25 वर्षों में कुछ अच्छी बातें, कुछ पॉजिटिव थिंग्स जो निकल कर सामने आए हों उपलब्धियों के तौर पर, कोई ऐसे 2, 4, 5, वो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक बात, हमारे लोग अत्यधिक, यदि आप उनकी क्षमता पे विश्वास करें तो ये कुछ भी चीज़ इनके लिए असंभव नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री बनकर के आया था, जिस समय आप उस समय की देवी आपदा का जरा कल्पना करिए, चित्र अपने सामने रखिए। एक जिला नहीं, सारे जिलों की, आप यहाँ तक कि हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों की भी कल्पना करिए। घरों के छतों के ऊपर तक मलबा भर गया था। तो और लोग कहते थे, देन चीफ मिनिस्टर वाज ऑन रिकॉर्ड कि साहब केदारनाथ तो 10 साल भूल जाइए, और भी जो है 4 धाम यात्रा 3 साल तक, 3-4 साल, हाँ नहीं होगी। ये एक ने नहीं कहा था, दो पीडब्ल्यूडी वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, सब ने। लेकिन जब हमने कह दिया तो लोग ने लग करके बिल्कुल टाइमली, बिल्कुल, हाँ। और केदारनाथ में -10 डिग्री में काम करना, और हमारे लोगों ने वो करके दिखाया। और ऐसा नहीं है कि हमने माउंटेनियरिंग वालों को ही रखा, हमने पुलिस का भी इस्तेमाल किया, और 3-3 फीट 4 फीट की उसमें काट करके जो है बर्फ़ को रास्ता बनाया लोगों ने, जो है कमेंडेबल वर्क जो है, और अर्थव्यवस्था को पूरा रिहेबिलिटेट कर दिया 1.5 साल के अंदर। तो असंभव को संभव बनाना उत्तराखंडियों के, हाँ, उनकी संकल्प शक्ति पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। जितनी बार चुनौतियां आई इन वर्षों के अंदर, हमारे लोग उभर करके सामने आए हैं। अब अभी आप घराली से लेकर के थराली तक वहाँ के सब गाँवों को देखिएगा, और ये गांव आपको यदि अगले 1 साल के अंदर फिर से आबाद नहीं मिले बिना सरकार की मदद की भी जो है, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये मुझे उनके जो रोते आंसू वाले हैं, उनकी क्षमता पर ये विश्वास है। तो ये है वक्त है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारा औद्योगिक वेश से लेकर के एक परिपक्व राज्य के रूप में 25 साल में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक रूप से बहुत हमारी संवेदनाएं, हमारे आपस के सवाल हो सकते हैं। जैसे मैंने एक सवाल किया है मेरा उत्तराखंड के लोगों से कि भाई तुम हमसे चाहते सब हो, अपेक्षा सब कुछ करते हो, लेकिन अरे गहरे नथु खरे के कहने पर वो भरत से कह दें तो तुम ताली बजा देते हो। ये हमारी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन हमारे लोग जो है विभिन्नता में भी संपन्नता की ओर, खुशहाली की ओर बढ़ने की उनमें क्षमता है। केवल
उनको केवल रास्ता लकीर बताने वाला चाहिए, कहने वाला चाहिए, अरे ये साथी क्यों न चले, कहने वाला जो है तो है लोगों में। तो इसलिए बहुत अच्छा है सिनेरियो, ऐसा नहीं है कोई। बिल्कुल, आपदाओं से निकल कर आगे आए हैं और हर क्षेत्र में तकरीबन कुछ न कुछ बेहतर कर रहे हैं। कोई ऐसी हसरत जो सीएम रहते हुए जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए हो? आखिरी सवाल है। अब तो हसरतें तो यदि सब पूरी हो जाए तो फिर ज़िंदगी का आनंद ही क्या है। नहीं पॉलिटिकल विल और राजनीतिक जिंदगी में क्या आनंद है। एक तो यही है गैरसैंण वाला। अब ये जिस तरीके से आज सब चीज़ उलट पुलट हो रही है, मुझको बड़ा अफसोस है कि मैंने कर दिया होता। अब मुझे बड़ा अफसोस है कि ये जिले 9 सारी तैयारी करके ले गया। सारी तहसीलें तो मैंने बनाई ना, उप तहसीलें आधी पहले बनी थी, आधी इतने सालों में बनी थी, आधी 3 साल में मैंने बनाई तहसीलें और उप तहसीलें जो है। नगर पालिका ऐसा बनाई, सोची ढांचे बनाए, लेकिन जिले बनाते वक्त जो है 1-2 विधायक हमारे खटकने की तैयारी में हो गए। तो सरकार बचाने के चक्कर में अब मुझे तो रात सुबह भी शाम भी कोई कहीं ऐसा तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं हो रही है करके सब देखना पड़ता था। तो हाँ, न भाग जाएं, इसलिए मैं बनाते वो तो हम मंत्रिमंडल 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रखा था। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाते जो है मैंने विड्रॉ किया। मैंने कहा भाई नहीं इस पर आप चर्चा नहीं करनी है जो है। तो वो हसरत है। और उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी हसरतें हैं जिन पर काश मैं उस समय हिम्मत कर गया होता तो आज से देखा जाता जो होता। हाँ, जो होता। हाँ। तो हरीश रावत जी से हम बातचीत कर रहे थे। कुछ हसरतें जो रह गई अधूरी, कुछ ऐसे काम थे जो अभी भी अफसोस है कि अगर वो उस समय पूरे कर लिए होते उन्होंने मुख्यमंत्री रहते। जैसे एक आपका भूमि बंदोबस्त, जमीन की माप वाला है, भूमि बंदोबस्त एक बड़ी चीज़ है उत्तराखंड की, जहाँ बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम और रोजगार के सवाल जिससे जुड़ जाते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से ये बातचीत उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। चौखंबा में हमारी कोशिश है कि राज्य के मुद्दे और इन मुद्दों को उठाने वाले लोगों से बातचीत की जाए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा हौसला बना रहे।